हेलो गाइस, आपका स्वागत है विज्ञान साथी जेड सीयूटी चैनल पर। आज अपने बायोलॉजी का 2022 का पेपर देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्रंथि किस भाग पर स्थित होती है? मध्य मस्तिष्क पर स्थित है, पश्च मस्तिष्क। अगर अपने ब्रेन को डिवाइड करें तो ब्रेन तीन पार्ट में होता है। पहला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य, फिर मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च। देखिए अग्र मस्तिष्क है ना, इसको कितने भागों में बांटते हैं? जिसको आगे कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायस्टेरोन और एक होता है थैलेमस और इससे एक पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। और मध्य मस्तिष्क में कार्बोरा पांडिलिया, जिसमें दो पार्ट, सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई। और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स और सेरिबेलम। और आप ये बताओगे कि जो ब्रेन स्टेम होता है ना, इसे एक किस्म जो इम्पोर्टेंट आ सकता है, जो पीछे की बात है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किस किस्म में करना होता है? जो पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं ना, पॉन्स प्लस ना मेडुला ऑब्लिंगेटा, इनसे। ओके। तो देखो अपने अग्र मस्तिष्क का देखिए, जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, जो अपने रात दिन का दिन का चक्र निर्धारित करती है, कब सोना है कब खाना है, वो पूरी चीजों को याद लेना, मतलब एक घड़ी की तरह है। ठीक है। और दूसरी बात, जो अपना रंग होता है, रंजकता, उसके लिए जो उत्तरदायी ग्रंथि होती है, वो भी कौन सी होती है? पीनियल। तो ये होती का है, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसका अगर अपने ब्रेन बनाए तो ये इसका ऑक्सफोर्ड लोब से शुरू, मतलब अग्र मस्तिष्क के फर्स्ट फर्स्ट के स्तर। ठीक है यहाँ। और आप ये बताओगे पीनियल ग्लैंड कहाँ, वो सॉरी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कहाँ होती है, कौन सी बोन होती है, जिस कैविटी के अंदर होती है, वो सारा। ठीक है। ओके। और हाइपोथैलेमस आप जानते हो, जो मस्ट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी बोन, इसको भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये चीज है। और हाइपोथैलेमस का काम भूख प्यास रिदमिक जो नियंत्रण होते हैं ना, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क की फर्स्ट स्तर, सी आंसर। निम्न निम्न में से कौन से पहलू हैं जो तुम्हें सच्ची देखो? अगर आपने देवगुआ देखी तो स्टार्टिंग से बात करें तो पोरिफेरा कोई देवगुआ नहीं होते, जैसे जैसे कोस्टल ग्रुपी, तो उसका कोई शेप होता ही नहीं, मतलब वो कौन से होते हैं? एसिमित होती है और उनके अंदर गुहा अनुपस्थित होती है। हैं? अब उसके अलावा अगर अपनी बात करें, फिर आगे बात कौन आता है? स्लेंडेटा। स्लेंडेटा में उच्च स्तर का तो होता है, पर क्या उनके अंदर कोई देवगुआ होती है? बिल्कुल नहीं होती। फिर टिनोफोरा, एगुइने, प्लेटिलिटीज, एगुइने। फिर जो पहल फर्स्ट टाइम फूड को आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, उसका क्या नाम होता है? एसके हेलमंथीज। ठीक है। एसके हेलमंथीज क्या होता है? फूड हुई। और एसके हेलमंथीज के बाद सब में क्या पाई जाती है? सबसे ओके एवटी। और सबसे गुणा में क्या होगा? सबसे बाहर एक्टोड्रम, फिर मेसोड्रम, फिर एंडोड्रम। ओके। जो अंदर का एवटी पार्ट है। तो न्यू पॉलीफेरा बिल्कुल भी नहीं, स्लेंडरटा नहीं, प्लेटेलिटी नहीं। ये तो तीनों ही क्या है? एग हुई है। और एस्केलेटिस क्या है? सॉरी सॉरी, एस्केलेटिस खूब हुई है। प्लेटेलिटिस क्या होते हैं? एग हुई है। और एस्केलेटिस क्या होता है? खूब हुई, सुडोस्टोम। और इसके बाद में एंगिलिडा से सबसे फ्यूस्टोम चालू होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगिलिडा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं? अब देखिए, अगर अपने पांच जगह फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ें, आरएस वेटिकर वाला 96 1969 में किया था, तो उसमें क्या क्या था? उसने अपने पूरे संसार में जितने भी जीवों को पांच भागों में बांटा। उसके पांच भागों में बांटने का बेसिस क्या था?
पोषण है, पोषण है, कोश का संरचना है, कोश का भित्ति है, कोश के आकार है, जो शारीरिक संगठन है, उसके आधार पर उसने कुछ तो जगह तो कितने भाग में बांटा, 5 में। पहला कौन सा था, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट थे सबको किसमें रखा, मोनेरा में। और सारे प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, एक उसकी। फिर जितने भी यूकेरियोट थे और कौन से थे, एक उसकी। एक उसकी यूकेरियोट को किसमें रखा, प्रोटिस्टा में। अब देखो, और फिर बोगोस के कवक अलग से, कवक की कोशिका भी थी, काइटिन थी। फिर पादप, और फिर ये अलग अलग थे। अब देखो प्रोटिस्टा की खास बात, प्रोटिस्टा को आगे कितने भाग में, आपको याद होना चाहिए। एक क्या था, काइसोफाइट था। एग्जांपल याद करो, करो सोचो। फिर डायनोफ्लेजिया, जिनके कितने फ्लेजिला थे, 2। तीसरा यूग्लिना, यूग्लिना की विधि किसकी बनती है, पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, प्रोटीन। और यूग्लिना यूग्लिनोइड, और यूग्लिनोइड क्या बोलते हैं, पादप वह जंतु का योजक कड़ी। तो यूग्लिना के बाद में अप्रोंकर, कवक, और फिर आता है प्रोटोजोआ। समझ गए। तो प्रोटोजोआ, अब इसने बोला है अपने को प्रोटोजोआ एग्जांपल किसका नहीं। तो प्रोटोजोआ में कौन कौन से आते हैं, कसाबिकी है, पक्समार्बी है, ये सारे प्रोटोजोआ होते हैं। तो अगर मैं प्रोटोजोआ के प्रमुख नाम लूं, तो समझ गए ना कि आपने किससे पूछा है। इसको प्रोटिस्टा को आगे अगर अपने 5 भाग में बांटे ना, तो उसका एक भाग क्या होता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में पहले तो ये देखो कि अम्लीय प्रोटोजोआ उदाहरण क्या होगा, अमीबा। ठीक है। और इसको बनाते कैसे हैं, अम्लीय प्रोटोजोआ को। ये बताओ इसकी वेक्टर किस काम आती है, वेक्टर का क्या काम होते हैं, प्रासंगिक उत्सर्जन। ठीक है। फिर उसके अलावा ट्रिप्नोसोम, जो आपको उदाहरण नाम याद रखना, ट्रिप्नोसोम। इससे कौन सा रोग होता है, फिर पैरामीशियम, क्या था, ये सारे क्या होते हैं, यूकेरियोट एक उसके होते हैं। और यूलिना आपको बताया दिया, पैरामीशियम में यूलिना में यूलिना है। और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वही मलेरिया वाला। और प्लाज्मोडियम कितने भागों में होता है, कितनी जातियां होती है, 3। सबसे खतरनाक वाला कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम। प्लाज्मोडियम की 3 जातियां ना मलेरिया पैदा करती है, प्लाज्मोडियम वाइरस, प्लाज्मोडियम ओलिस और प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम। और फेल्सिफरम वाला मलेरिया सबसे ज्यादा रखता है। ओके। तो ओवेलिया, ओवेलिया जानते हो किसका है, सिलेंटेटा। सिलेंटेटा किसका है, जंतु जगत का दूसरा। अब ये बताओ, इस सिलेंटेटा में जो ओवेलिया है ना, वो पॉलिप है या मेडुसा। ओके। ये देखिए, इसके सारे एग्जांपल, ओवेलिया, ओरेलिया, पेस्टुला, सारे याद कर लेना। कौन सा पॉलिप और मेडुसा दोनों पाया जाता है, किसमें केवल पॉलिप होता है, कौन सा मेडुसा होता है, जो तैरने वाले एक स्थान से गति करते रहते हैं वो पॉलिप होते हैं, मेडुसा होते हैं। ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना, बार बार ये क्वेश्चन भूल करके आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, टेक्सोनोमिक क्रम में सही अंतर। टेक्सोनोमिक अंतरों में उसमें सबसे नीचे जाति, फिर जाति के ऊपर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर सम, फिर। ओके। ये ये क्या है, आरोही या अवरोही, ये आरोही। अगर जगत से अपन नीचे हैं तो ये अवरोही। ओके। ये ध्यान रखें, कौन सा आरोही है कौन सा अवरोही है, थोड़ा ध्यान रखें। ओके। सपन सपन। तो देखो, प्रजाति से जिन्स, वंश, जिन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में वंश। फिर परिवार, कुल, फिर क्रम, विभाजन, डिवीजन,
देखो यार सन है ना, इसको सन को फाइलम और दो है, ये जंतु और पादप के अलग अलग क्या था। प्रजाति जिन्स क्रम परिवार ये तो गलत हो ही गया। देखो अब अपने में अभी इन पता नहीं इसमें क्या दे रखा है, क्रम किसको, शायद क्रम इसमें गलत को बोल रहा है। ठीक है, प्रजाति जिन्स वर्ग बिल्कुल गलत। फिर वंश प्रजाति ये भी गलत, तो बचा कौन सा। ठीक है, पर ये आप क्रम याद रखना, आप इंग्लिश में इसमें देखना। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रजाति स्रोत किसने दिया, बहुत बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको सबसे पहला नाम प्रजाति स्रोत किसने दिया, स्टार्टिंग में जिसने जाति की परिभाषा दी। जाति क्या होती है, जाति किसको बोलते हैं, ये भी अपने वाली जाति। जाति वो होती है जिसमें लोग दो जीव आपस में जन्म कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक ग्राउंड में रहते हैं, क्या बोलते हैं, जाति। ठीक है, जैसे मनुष्य का है जाति। ओके, तो जाति शब्द किसने दिया, जॉन रेन। अब ये बताओ, एक फॉल्स लिनियस, ठीक है, इसने क्या दिया था, जुई नाम पृथ्वी, और इसकी बुक का नाम सिस्टम ऑफ नेचर, और अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर कौन सा, सी। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य होमो प्रजाति, देखो अगर अपने द्वि नाम पत्ती की बात करें ना, द्वि नाम पत्ती, तो इसमें पहला नाम होता है वंश, दूसरा होता है जाति। ओके, अब वंश नाम है ना, इसमें क्या क्या होगा, पहला जैसे होमो सेपियंस है, तो होमो क्या होगा वंश, सेपियंस क्या होगी जाति, तो होमो प्रजाति मनुष्य, होमो क्या होगा शेर पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा क्या होगा वंश आएगा। बिली फेलिस डोमेस्टिका जीस, जुबेटस चित्ता, तो यह बिली की फेलिस, फेलिस तो क्या होगी, फेलिस तो फैमिली है, फेलिस तो किससे आती है बिली, फेलिस फैमिली में बिल्ली शेर चित्ता सारे कौन सी फैमिली के, ये भी गलत। और ये जो है ना जुबेटिक्स एनोक्सिस, ये इसका आंसर, सही आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी, आपको याद होनी चाहिए, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। जीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ड्यूनोव। कोशिका स्नान, नई कोशिका मुक्ति, पुरानी कोशिका में होती है रुडोल्फ विल्सन। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। फिर स्लाइडन व स्वान का स्थान, स्लाइडन पादप, स्वान जंतु, और इसके अलावा कोशिका, अब जो कोशिका के अंग होते हैं ना अलग, उनमें किसकी खोज किसने की थी, केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। और आप ये बताओ कि राइबोसोम की खोज किसने की, जॉर्ज टेलर। तो है पहली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आप बताओगे अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की जो एनाफेज होती है ना, उसमें डिफरेंस बताना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूत्री अवस्था में अपनी पहली कौन सी होती है, प्रोफेज। देखो अगर मैं मियोसिस फर्स्ट की बात करूं, अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट अवस्था, और उसमें जो प्रोफेज है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसको अपने कितने भागों में बांटते हैं, 5। आगे
देखो पहले का नाम है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, तीसरी पेकाइटीन, चौथी डिप्लोटीन, और फिर लास्ट डाइकाइनेसिस। ओके, तो देखो इनका मतलब क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, ये देखो। देखो अगर ये जैसे कोई क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम ये क्या है, एक दूसरे के समजात हैं, और अगर ये अंतरावस्था से गुजर गुजर चुके हैं तो इनके अंदर कितने होगी, चर्चा। देखो लेप्टोटीन, ये देखो अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब दोनों गले मिलेंगे, लिपटेंगे, तो पहली अवस्था कौन सी होगी, लेप्टोटीन। फिर दोनों एक दूसरे के इतने पास आए कि मिलकर एक ही हो गए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोटीन। ठीक है, अब देखो दोनों मिलकर एक हो गए, जुड़ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, जाइगोटीन। और इन दोनों को जुड़कर जो इसका निर्माण करते हैं ना, उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखो इसका टुकड़ा इधर जाएगा, इसका टुकड़ा इधर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, पेकाइटिन। और इस जो इन दोनों के समजात गुणसूत्र के जो टुकड़े हैं ना, वो एक दूसरे आदान प्रदान होते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ये चीजें ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पेकाइटिन में, और स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में किसका निर्माण होता है, जाइगोटीन। अब देखो हो गया आदान प्रदान। अब क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर, और दूर होंगे तो जो आदान प्रदान हुआ है ना, वो लाइनें तो रही जाएगी, एक्स आकार की संरचना बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइजमेटा। तो आपसे पूछ सकता है काइजमेटा किस अवस्था में दिखेगा, डिप्लोटीन में, और एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएं, उसको क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस। ओके, तो अर्धसूत्री विभाजन सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है, जाइगोटीन में। ध्यान रख लेना, रही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूक्रियोट में 40 राइबोसोम में होता है। देखो पहली बात तो एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो झिल्ली रहित होता है, जो प्रोक्यूरियोट यूक्रियोट दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पेलेट ने की थी। ये सारी बातें याद होनी चाहिए, सारी की सारी। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, एक 80S। ओके, अब देखो 70S में 70S किस में पाए जाते हैं, प्रोक्यूरियोट में। 80S किस में पाए जाते हैं, यूक्रियोट में। ठीक है, दोनों फर्क ये होता है। अब ये बताओ, अगर मैं एक लाइन बोलूं, यूक्रियोट सेल्स में केवल 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ये सही है गलत है, जिसने बोला सही है वो गलत है। क्यों, क्योंकि यूक्रियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, और उनके अंदर 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। इस कारण उनको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्तांग। ओके, तो देखो यूक्रियोट में 40S राइबोसोम में होता है। देखो अगर मैं 80S राइबोसोम बनाऊँ तो 80S में दो 40S और 60S। ठीक है, 40S में होता है 18S RRNA। 40S किसका बना होता है, 18S RNA। 60S किसका होता है, 28S, 5.8S और 5S। ये सारा दिमाग में छाप लेना, ठीक है। और 70S किससे मिलकर बने होते हैं, बताओ, सोचो सोचो सोचो, 50S और 30S। आप बताओ एस का मतलब क्या होता है, स्वेट्सबर्ग यूनिट। ओके डन, तो इसका आंसर क्या होगा, 18S। इसको बना लेना, बहुत बार आता है और लगभग करवाते भी नहीं है। ठीक है, ओके समझ गया। तो अपने इसमें क्या होगा, 18। यूक्रियोट में 80S राइबोसोम की बड़ी उपइकाई 60S में RRNA नहीं होता है। देखो आपको पीछे बताया 28S होता है, 5.8S, 5S होता है, कौन सा नहीं होता है, 18S। 18S किस में होता है, 40S वाले में। PCR तकनीकी में प्रयुक्त होने वाला टेक पॉलीमरेज का, देखो PCR के 3 भाग होते हैं,
पहला निष्क्रियण, जिसमें पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये बताओ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब जो डीएनए का एक टुकड़ा होता है उसको करोड़ों अरबों कॉपियां बनाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, पीसीआर। उसमें है ना जो पहला जो निष्क्रियण प्रोसेस होता है ना, निष्क्रियण, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 90 से 92 डिग्री। अर्थात अपने को ऐसा एंजाइम चाहिए जो इतनी टेम्परेचर पे काम करें, और वो कौन सा होता है, टेक पॉलीमरेज। अब टेक पॉलीमरेज की खास बात, ये किस में पाया जाएगा, जो बैक्टीरिया ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है। ओके, तो कौन सा होगा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, आंसर ए। सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, उसमें कितनी जीनें होती है, क्या होता है, आपने सारा पढ़ा होगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सबसे खास बात, सबसे बड़ा गुणसूत्र पहला, सबसे बड़ी जीन, सबसे ज़्यादा जीनें पहले पे। आप ये बताओगे सबसे कम जीनें किस पे पाई जाती है, वाई जीन पे। ओके, डिस्ट्रोफिन जीन कहाँ पाई जाएगी, टोटल जीन कितनी होगी, 20,000 से 25,000। अब सब मुझे ये बताओगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, वो कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, उसमें किसने किसने फंडिंग की थी, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारा बताओगे, ठीक है। पूरा अच्छे से पूरा पढ़ोगे, चाहे गूगल सर्च कर लेना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, चले नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, गुणसूत्र एक, द्विबीजपत्री तने में सवन बंडल। अब देखो, पहली बात तो ये है कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में फर्क। देखो, अगर ये तना है, अगर ये समय एक साथ मोटा हो रहा है तो मतलब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब द्वितीयक वृद्धि है। अगर ये पहले सुकड़ा था, मरते टाइम तक सुकड़ा ही रहता, तो ये कौन सा है, यानी एक बीजपत्री मतलब मोनोकोट स्टेम। ओके, अगर इसके अंदर ये पाया जा रहा है मतलब द्वितीयक वृद्धि पाई जा रही है, तो देखो जो इसके इसके अंदर सवन बंडल होंगे ना, वो क्या होंगे, खुले होंगे। मतलब इसमें जाइलम बाहर की ओर होगा, मतलब प्रोटोजाइलम, या कौन सा होगा, मेटाजाइलम। देखो, पुराने वाला जाइलम अंदर, नया वाला जाइलम बाहर, ठीक है, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। ओपन टाइप का होगा, केमियम अंदर पाई जाएगी, तो देखो क्या होगा, खुला होगा, संयुक्त होगा, संयुक्त मतलब फ्लोएम और जाइलम दोनों एक लाइन पे। अब ये बताओ रेडियल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, और एक्सार्क। आंसर क्या होगा, सी। द्विबीजपत्री मूल में परिरंभ अंदर अर्धचंद्राकार स्क्लेरेंकाइमा पट्टिकाएं पाई जाती है। द्विबीजपत्री, ये इसने आंसर ही दे दिया, ठीक है। देखो अब ये बताओगे ऐसा कौन सा तना है, ये रट लेना, ठीक है, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कहीं से भी कुछ भी हो। पहली बात तो ये है कि द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने है ना, द्विबीजपत्री तने में क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा, और एक बीजपत्री तने में सिक्लेनकाइमा, ये लिख लेना, ठीक है। द्विबीजपत्री तने में क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा, और उसे भी क्या बोलते हैं, मंड अच्छत। ओके, और एक बीजपत्री तने में क्या होता है, सेकेलेनकाइमा। ओके, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट। जड़ में मूलरोम छत्र क्या कहलाता है, देखो भाई, अगर मैं जड़ का डायग्राम बनाऊं, ये वाक्य होगा मूल गोप, और इसमें क्या हो गया, मूल रोम। देखो, ये क्षेत्र वर्धिशील, ये जो मूल को आवरण करता है आगे से, और ये क्षेत्र दीर्घीकरण, फिर ये वाला परिपक्वन। तो कहाँ पाए जाते हैं, जो अंत में परिपक्व हो जाता है ना, तो मूल गोप कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका दीर्घन क्षेत्र में नहीं, कोशिका विभाजन, कोशिका परिपक्वन क्षेत्र में, ठीक है। पुष्प के डंडल को क्या कहते हैं, बताओ, बोलो बोलो, पुष्प पक्ष मतलब ही नहीं है, पीटियोल पेडिकल स्टिप्यूल्स। आपको बताओ, दोनों पेपर में अच्छे से पूरा फ्लोर करवाया हुआ है,
बताओ किसको क्या बोलते हैं? हम्म पेडिकल, इसने पेडिसेल दे रखा है। पीटियोल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, स्टिप्यूल क्या होते हैं बताओ। इसने सेपल्स को मतलब ये देखो सेपल्स और पेटल्स है ना, उनके एक वचन है ना, उनको स्टिप्यूल और पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। अनुपर्णी पत्तियां, ये पत्ती है, इसके जो साइड में कलिकाएं निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुप्राण। ओके, तो इसने बोला है अनुपर्णी पत्तियां किस में पाई जाती हैं? तो स्टिपुल्स किस में होता है? मटर, चना। तो इसका आंसर क्या होगा? फेबेसी। वैसे सोलनेसियम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर है फेबेसी। निम्न में किसकी भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? टेरिडोफाइटा में आवर्तबीजी जिम्नोस्पर्म। कौ की किसकी होती है? काइटिन की। आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति क्या होती है, पादप में कोशिका भित्ति कैसी होती है? जैसे ये सेल्स है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर द्वितीय कोशिका भित्ति और दो कोशिकाओं के बीच में जो मध्य परत बनती है उसको क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। ओके, ये चीज़ें बहुत बार कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अब इनका पूरा का पूरा। ओके, पोएसी में पाई जाने वाला फल कैरियोप्सिस, ये आप एग्रीकल्चर में पढ़ लेंगे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के बीच में अंतर, ठीक है। अरे देखो, इसने बीच का अंतर ये गलत दे दिया, मतलब इसने को देना ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए के बीच में जो ऐसा प्रोडक्ट बनता है ना, जो कौन सा जाता है? देखो, ग्लाइकोलाइसिस का एंड का क्या होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किस में जाता है? लिंक रिएक्शन में। और लिंक रिएक्शन में क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम। और वो किस में जाता है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और लिंक रिएक्शन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहाँ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। स्टार्च के एक अणु के लिए C3 चक्कर कितनी बार होने की आवश्यकता है बताओ। देखो, स्टार्च का एक अणु स्टार, पहली बात तो इसने ये गलत दे दिया, स्टार्च नहीं देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो इसमें एक C3 साइकिल में कितना कार्बन का स्त्रीकरण होता है? एक का। तो कितनी बार चलाना पड़ेगा? 6 बार। ओके, इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? रूबिस्को, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला एंजाइम। अधिकांश पौधों में शर्करा किस रूप में स्थानांतरित होती है बताओ? किस रूप में होती है गाइस? सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? पहली बात तो सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है। सुक्रोज किससे मिलकर बनी होती है? किसे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है? एल्डिहाइड। अब बताओ, ये बताओ, केमिस्ट्री में आपने थोड़ा पढ़ रखा होगा, बताओ ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट देगा या नहीं देगा? टोलेन टेस्ट देगा या नहीं देगा? और फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोन। ओके, मतलब शब्दों की गहराई ऐसे देख लेना, ये मत देखना अभी इसमें तुम और ढूंढ रहे हो कहीं, ठीक है। थोड़ा सोचना। सुक्रोज। ओके, तो पहली बात तो शर्करा किस रूप में स्थानांतरित है? सुक्रोज के रूप में। और ये बताओ, पादप में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? बताओ बताओ बताओ, सोचो। पादप में भोजन स्टार्च, अपने में, मनुष्य प्रजाति में, गधों में, भेड़ियों में किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। कवक में ग्लाइकोजन। ओके, चलो, अगर है तो फिर बता दो, फिर तुम ये बता दो कि फंजाई में किस में होता है? ओ सॉरी, सेवाल में। सेवाल में अलग अलग होता है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हम्म क्लोरोफाइसी में किस में? पायरिनोइड। और फियोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च, हाँ सॉरी, लेमनेरियम मेंटोल। और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सिर्स एपिकल डोमिनेंस को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है बताओ? अरे ऑक्सिन। अगर अपने को
वो आपने सुना ना, बाड़ बनाना, हेजिंग वाला, साइड से काट देते हैं तो अगर ऑक्सीजन बनना, ऑक्सीजन कहाँ बनता है, एपिकल पार्ट पे बनता है। आप तो ये बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हम्म। ओके। तो इसका आंसर ए बी ए का रासायनिक रूप बताओ किसका, ए बी किसका होगा? कौन बताओ? जिम्नोस्टिक, नेपथिलीन अन्य, ये नेपथिलीन एस्टिक एसिड, एथेनॉल डोरमिन मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये जस्मोनिक एसिड। निम्न कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन केवल बोल्टिंग के लिए उत्तरदायी है? बोल्टिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होगा? जिब्रेलिन। ये अपने प्लांट हार्मोन टोटल देखो, ये बोल्टिंग के लिए कौन सा, और जिब्रेलिन किसके लिए? बताओ बीज अंकुरण के लिए कौन सा है? जिब्रेलिन सबसे पहले बताओ किसकी खोज हुई थी, जिब्रेलिन 1 या जिब्रेलिन 3? हम्म, ये बताना। ओके। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक युग्म में होता है एक जीन दो एलील, एक जीन व एक एलील। देखो पहली बात तो ये है कि एलील और जीन का फर्क क्या होता है। मैं तुम्हें सीधी सी कहानी बताता हूँ। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर का है, इसके अंदर तागा सा होता है ना, वो क्या होता है? डीएनए। जब कोशिका विभाजन होता है तब डीएनए और स्टोन प्रोटीन और मिलकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। तो अपने कोशिका में जैसे अपने द्विगुणसूत्री है, तो ऐसे ऐसे 23 गुणसूत्र एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। इन डीएनए के ऊपर क्या होती है? जीन। ओके। अब देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि लंबाई क्या है, एक लक्षण है। लंबाई क्या है? एक लक्षण है। अब इस लक्षण में दो बातें हैं, या तो कोई बौना होगा या कोई लंबा होगा। बात सीधी है, दो ही कंडीशन है। अगर या तो कोई लंबा होगा या बौना होगा, तो हर लक्षण पे, हर लक्षण के कुछ विपरीत लक्षण होंगे, तो उनको नियंत्रित करने के लिए क्या होगी? एलील। तो देखो जीन किसको नियंत्रित करती है? लक्षण को। और एलील किसको करती है? विपरीत लक्षणों को। अब देखो लंबाई क्या है? लंबाई की जीन होगी, और जो दो प्रकार की है ना उनको क्या बोलते हैं? एलील। तो एक जीन के बहुत सारे, एक एलील। अब देखो एक युग्म क्या होता है? आधा पार्ट इधर गया, आधे गुणसूत्र इधर गए। जैसे ये इसमें गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये जो दो चार कोशिका में नहीं है ना, इनको क्या बोलते हैं? युग्मक। युग्मक की खास बात, मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। तो सीधी सी बात, आधे गुणसूत्र जा रहे हैं तो एक जीन और एक ही एलील होगी, क्योंकि आधे तो गए। देखो इनमें जीन तो एक ही है परंतु एलील दो है, एक जीन की केवल एक एलील। ओके, समझ गए? देखो ये मतलब जीन लक्षण ये थोड़ा जेनेटिक्स वाला, मेंडल वाला है, ध्यान से पढ़ लेना। ओके। तो जैसे अपने मेंडल के 7 लक्षण है, सातों के सातों लक्षण बताओ कौन कौन से, कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। देखो ये बोल रहा हूँ ना, जैसे एकल संकर क्रॉस, इनको साइड में लिख लो, बाद में देखना। अगर तुमने एक पेपर पे 4 घंटे खर्च किए ना, यकीन मानो इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों, कहाँ से जाएंगे फिर? और वो सिलेबस से बाहर थोड़ी देगा। ओके। स्तनधारियों में 12 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं और 12 द्वितीयक अंड कोशिकाओं से कितने शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं? देखो ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इससे बनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, और इससे बने सप्रमेटिड। मतलब एक शुक्राणु कोशिका से कितने बनते हैं? एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने? दो सप्रमेटिड, और इनसे क्या बने हैं? स्प्रम। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना, ये म्यूसिस फर्स्ट है, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है। तो एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कितने बना रही है? दो। तो एक से कितने बनेंगे? 24 शुक्राणु। और अंडाणु कितने बनेंगे? देखो अंडाणु में क्या होता है, जैसे ये अंडाणु है, इसे एक ये बना, एक बार बॉडी, फिर वापस आगे होगा, एक बार बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो एक अंडाणु केवल एक ही बनाता है। ओके, तो 24 शुक्राणु और अंडाणु, ये अंडाणु वाले ध्यान रखना। इसमें ऐसे नहीं होता जैसे शुक्राणु में एक से चार बनते हैं ना, अंडाणु में एक से एक ही बनता है, क्योंकि बाकी जो कोशिका दूसरी होती है वो सीधी मतलब डिजेनरेटिव होती है। ओके।
ओपिमिक्सिस के संगठन को संदर्भित करता है। एपोमिक्सिस है, पहली बात तो ये है, ठीक है। एपोमिक्सिस किस है? भ्रूण से बिना निषेचन के भ्रूण। ए बी रक्त प्रणाली में ओ की विशेषता है, आपको बताया था स्रवदाता। और स्रवदाता में इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होती है। तो एंटीजन ए व बी उपस्थित होते हैं, एंटीजन ए व बी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ए अगर ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, उस पर एंटीजन ए है, बी वाले पे बी है, और ए व बी जिसका ब्लड ग्रुप है उस पर एंटीजन ए व बी दोनों है। और जो एंटीजन होगा उसकी उल्टी क्या होगी? एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर इसके अंदर एंटीजन ओ में क्या है, एंटीजन ए व बी दोनों ही नहीं है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों होगी। ओके, ये ध्यान रखना। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस किस अयोग्यता के कारण होता है? पहले तो ये समझो कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कई बार एक बच्चा होने के बाद जो सेकंड बेबी होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, फिर उनका दूसरा बेबी हो ही नहीं पाता है। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे माता आरएच नेगेटिव थी और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आ गया? आरएच पॉजिटिव। तो आरएच नेगेटिव में आरएच पॉजिटिव की विरुद्ध क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। अगर दूसरा बेबी हुआ और उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हुआ तो माता के अंदर पहले से क्या होगी? एंटीबॉडी, और वही जो एम्ब्रियो है वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? माता का क्या होना चाहिए? आरएच नेगेटिव, और बेबी का आरएच पॉजिटिव। भोजन में नियासिन कमी किसका लक्षण है? बताओ। नियासिन पहली बात तो होता क्या है? विटामिन B3 का नाम है, और इससे कौन सी डिजीज होती है? पिलाग्रा, ठीक है। एनीमिया बताओ किससे? बोलो बोलो। विटामिन B12, साइनोकोबालमिन। और ये मेरामस, और रिकेट्स विटामिन D। ये बताओ। अरे मरसमस, बोलो बोलो बोलो। और विटामिन B1 से कौन सा होता है? पहले तो ये बताओ, कितने टाइप होते हैं? विटामिन B2 से क्या होता है? विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन B2 से किलोसिस, किलोसिस मतलब होठ फटना। और ये मरसमस बताना मुझे। क्वासियोकर, मरसमस जो प्रोटीन और इससे दोनों से रिलेटेड होते हैं ना। लिगामेंट, अब आपको बहुत बार बाबूलाल, बोन टू बोन, बोन टू बोन बाबूलाल लिगामेंट, और बोन टू मसल्स टेंडन। ओके, दोनों याद रखना। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा। अब ये बताओ, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? MS स्वामीनाथन का क्या योगदान है? ये सारे बताओगे, सोचो। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द किसने? अर्नेस्ट हैक्ल, ठीक है। टाइकोग्राम प्रजाति, ये एग्रीकल्चर वाले हैं, आप देख लेना। चले में फलित या कॉक में कौन से कॉक खाने योग्य होते हैं? आपको पता है, एस्कोमेस्टिस के मोरल्स व ट्रफल्स, ये तो खाने योग्य हैं। ऑस्ट्रेलिया को समट, मतलब ही नहीं है। ट्राइकोडर्मा है, कॉक। हम्म मधुमेह क्षेत्र में वर्कर भी होती है। वर्कर कौन से होते हैं? बंदे नर। जल में सूक्ष्म जीवों का पूर्वोपचार करने से जूट के तने में फाइबर करती कहलाती है एरोइंग। मधुमक्खी अंदर मधुमक्खी का जन्म किसके द्वारा होता है? अनिषेचित अंडों से। आपको पता है, ये जो रानी मक्खी होती है उसके दो प्रकार के अंडे होते हैं। अगर वो अनिषेचित है, मतलब उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उससे क्या बनेंगे? क्या बनेंगे उससे? नर ड्रोन्स। अगर वो फर्टिलाइज है तो उससे क्या बनेगी? मादा। तभी आपने सुना होगा कि जो नर ड्रोन्स के हैं उनके पापा नहीं होते हैं, सीधे क्या होते हैं? नाना। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ ये पेपर होता है कंप्लीट। ओके, पढ़ते रहिए, पूरा देखना और ढंग से देखना। और अपने अभी थोड़ी देर में दूसरा एक वीडियो और डाल देंगे जिसमें 2020 का पेपर होगा। ओके।